फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस क्या करेंगे, मतलब सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हम प्रोफेशंस यानी व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें हमने कृषि के बारे में पढ़ लिया, सिलाई के बारे में पढ़ लिया और बागवानी के बारे में पढ़ लिया। ये तीनों के बारे में पढ़ लिया और ये तीनों आपके सिलेबस में मैंशनड है। बचा पशुपालन और सब्जी वाला या वेजिटेबल वेंडर। देखो, वेजिटेबल वेंडर का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वेजिटेबल वेंडर को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको इसलिए रखा गया है हमारे इस सिलेबस में ताकि हमें हर काम की वैल्यू पता चले। यानी एक सब्जी वाला भी हमारे समाज में एक वैल्यू रखता है, इसलिए इस टॉपिक को इसमें डाला गया है ताकि हमें समझ रहे कि हर प्रोफेशन जो होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सब बराबर होता है। ऑल प्रोफेशंस आर इक्वल बिकॉज सब में सारी मेहनत लगती है। तो सब्जी वाला क्या होता है, वो तरह तरह, देखो हमारे खाने में सब्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो तरह तरह के खाने में सब्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सब्जी वाला अलग अलग तरह की सब्जी बेचता है, सीज़न के अकॉर्डिंग सब्जी बेचता है। और जो बेसिकली जो माली वगैरह होते हैं, इनका काम होता है सब्जी वगैरह बेचना गांव वगैरह में। लेकिन आजकल तो आमतौर पर शहरों में कोई भी सब्जी वाला बन जाता है, बट माली लोग सब्जी वाले से सब्जी बेचने का काम ज़्यादा करते हैं। खैर, ये तो सब्जी वाले के बाद का टॉपिक क्लियर हो गया। अब ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है एनिमल रेयरिंग यानी पशुपालन। पशुपालन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कृषि से अटैच टॉपिक है। यानी कृषि और पशुपालन दोनों भाई भाई मान लो, क्योंकि कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है। अगर आप अपने गांव से बिलोंग करते हो, आप अगर गांव जाते हो तो आप अपने मामा या चाचा के यहाँ पे जाओगे तो आपको खेतों के साथ भैंसें भी देखने को मिलेंगी, गाय देखने को मिलेंगी, बकरी देखने को मिलेंगी। राजस्थान जाओगे तो ऊँट देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो तरह तरह के पशु देखने को मिल सकते हैं। पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इतना पशुपालन के बारे में पढ़ने के बाद या एनिमल रेडिंग पढ़ने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आने वाली है। और अगर कोई दिक्कत या परेशानी आएगी तो उसका रिजॉल्व जब हम रिवीजन चलाएंगे क्वेश्चन सीरीज़ का, उसमें करेंगे। अभी क्वेश्चन सीरीज़ नहीं चला सकते बिकॉज अभी कोई फ़ायदा है ही नहीं। अगर आपके पास कंटेंट पूरा बना होगा तभी हम क्वेश्चन सीरीज़ चला सकते हैं। खैर, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लाइक से सब्सक्राइब आप कर ही देते हो, को स्टार्ट करते हैं। एनिमल रेडिंग या पशुपालन क्या होता है? पशुपालन एक स्किल होती है जो हम कृषि के साथ करते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है क्योंकि पशुपालन आसान नहीं होता। पशु को पालना यानी अपने एक तरीके से बच्चे को पालना, उसकी पूरी देखरेख करना, उसको पूरा खाना देना, क्योंकि बदले में आपको उससे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक पशु से उसके जीने से मरने तक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे अगर पशु जिंदा है तो उससे दूध मिल जाता है, उसके बालों से हम ऊन वगैरह बना लेते हैं। और अगर हमें मिल जाता है दूसरा, जैसे अपने पशु मर जाते हैं तो उनके चमड़े और सींग वगैरह से बहुत सारे काम बन जाते हैं। तो पशुओं से हमें बहुत तरह की चीज़ें मिलती है और उसमें से गाय जो होती है उससे तो पता नहीं, उसके गोबर तक से हमें चीज़ें मिलती है। त्यौहार वगैरह में उपले वगैरह मिल जाते हैं। तो हर पशु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पशुधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश की डेफिनेशन फिर हिंदी की डेफिनेशन। Animal husbandry is the branch of agriculture concerned with animals that are raised for meat, fiber, milk, eggs और other products। जो एनिमल वगैरह को, जो एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, और एनिमल वगैरह को पाला जाता है या बड़ा किया जाता है किसके लिए? मीट के लिए यानी मांस के लिए, फाइबर यानी रेशे के लिए यानी कपड़ों के रेशे के लिए, मिल्क के लिए यानी दूध के लिए, और अंडे के लिए तो हम जानते हैं मुर्गी वगैरह पालन करते हैं। इट इंक्लूड्स डे टू डे केयर, हमें डेली ऐसे बच्चे ही केयर करते हैं वैसे अपने एनिमल्स की केयर करनी पड़ती है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड द राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, हमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग करनी पड़ती है जिसमें ज़्यादा फ़ायदा, उस पशु को पालने में ज़्यादा मेहनत लगती है, उनको पालना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उनसे हमें अच्छा अच्छा उत्पाद मिलने वाला होता है, यानी प्रोडक्ट मिलने वाला होता है। हिंदी में, पशुपालन कृषि की वह शाखा है जो जानवर से संबंधित होती है, जो मांस, फाइबर, दूध, अंडे या अन्य उत्पाद के लिए उगाई जाती है या उठाई जाती है। इससे दिन प्रतिदिन की देखभाल, चयनात्मक प्रजनन, क्योंकि सिलेक्टिव ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग करवानी पड़ती है ताकि अच्छा पशु मिले, उससे अच्छा आहार मिले, अच्छी चीज़ें मिले, और पशुधन को शामिल करना शामिल है। यह आपका पशुपालन है, इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि पशुपालन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। अब एक एक करके जितने टाइप के पशु हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो अपने डेयरी पशु है, डेयरी पशु में आपका वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं, पालतू जानवर आ जाते हैं जिनसे दूध मिलता है आपको। ठीक है, बेसिकली दूध जिनसे मिलता है वो डेयरी पशु हो जाते हैं, चाहे वो आपकी बकरी हो, भेड़ हो, ऊंट हो, गाय हो, भैंस हो। ये बेसिकली 5 है।
इनको डिस्कस करेंगे और राजस्थान के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि राजस्थान का किस पशु के हिसाब से कौन सा स्थान है, यानी कौन सा पशु वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान में ऊँट तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसके अकॉर्डिंग और इसके अलावा और भी पशु पाए जाते हैं, ठीक है। तो डेयरी एनिमल्स हमारे गाय होती है, गाय के बारे में पहले पढ़ेंगे। भारत देखो, गाय की नस्लें विदेशी भी होती है और देसी भी होती है। जो देसी गाय की नस्लें होती है, यानी जो भारत से रिलेटेड गाय की नस्लें हैं या काउ ब्रीडिंग्स हैं या काउ की जो ब्रीड है, उसमें याद रहे ये जो काउ की ब्रीड होती है, इनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी उनके जो क्या कहते हैं इम्यूनिटी, वो बहुत हाई होती है। लेकिन जो विदेश नस्ल की गाय होती है, यानी विदेशों की गाय होती है, जो इंटरनेशनल ब्रीडिंग की गाय होती हैं, उनके अंदर दूध देने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ पे दूध देने के लिए विदेशों की गायों का 90% से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये A1 क्वालिटी का दूध देती है। साइंटिस्ट इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। जो विदेशी नस्ल की गाय है वो A1 क्वालिटी का दूध देती है, और जो देसी नस्ल की गाय है वो A2 क्वालिटी का दूध देती है। सबके बारे में डिस्कस करेंगे, सारी गायों के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले देसी गाय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें है साहिवाल। साहिवाल कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी एंटीबॉडीज में बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा जल्दी बीमार नहीं पड़ती। इसके बाद रेड सिंधी या लाल सिंधी। लाल सिंधी ऐसे दिखती है, आपने इसको रोड वगैरह पे बहुत देखा होगा लाल सिंधी को। इसके बाद कांकरेज, इनको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सेम बोलते हैं, तो ये मत बोलना कि सर इसको हिंदी में लिख रखा है इंग्लिश में नहीं। याद रहे, ज़्यादातर जो ब्रीड है, चाहे वो किसी भी पशु की हो, उनके ज़्यादातर नाम जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। ये है कांकरेज, ये बैल की तरह दिखती है लेकिन बैल होती नहीं है, ठीक है। इसके बाद गियर या गिर भी कहते हैं इसको, गियर कैटल या गिर गिर भी कहते हैं इसको, गिर या फिर गियर, ठीक है। ये इस तरीके की दिखती है, तो ये थोड़ी सांड की तरह दिखती है बट ये होती नहीं है। इसके जो सींग होते हैं साइड में उगते हैं, ठीक है। इसके बाद विदेशी नस्ल की गाय, इसमें सबसे जो पावरफुल गाय होती है, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है जर्सी कैटल। जर्सी कैटल बहुत अच्छा दूध देती है और भारत में इसको यूज़ किया जाता है। इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है रेड सिंधी के साथ, ताकि एक अच्छा पशु बने, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है मैं इसको बताऊंगा अच्छी तरीके से। ये होती है हमारी जर्सी कैटल, इसको देख लो, ये शक्ल से विदेशी किस्म की गाय लग रही है। इसके बाद हॉस्टलिन फ्रीसियन गाय, हॉस्टलिन फ्रीसियन गाय, ये भी गाय है, विदेशी किस्म की गाय है, इनका नाम याद रख लेना। नाम याद होने ज़रूरी है, पूछ सकता है कि ये किस किस्म की गाय है। आपको जितने मैं नाम बता रहा हूँ वीडियो में, उनके नोट्स बना लेना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाएंगे तो आप क्या करोगे पेपर में, आपको पता होना चाहिए। ब्राउन स्विंग्स या ब्राउन स्विंग्स कैटल, ये भी एक विदेशी नस्ल की गाय है। ये इस तरीके की दिखाई देती है, ये भी अच्छा खासा दूध देती है, ठीक है। ये दूध देने के लिए ये दूध देने के लिए अच्छी होती है, और ये एंटीबॉडीज इनमें अच्छी होती है, इनको खेती के काम में भी यूज़ कर लिया जाता है। ये भी अच्छा दूध देती है, लेकिन ये साइंटिफिकली A2 क्वालिटी का दूध देती है, ये भारतीय नस्ल की गाय, और विदेशी नस्ल की गाय A1 क्वालिटी का दूध देती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम कर दो, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो भाई ये देखो, राजस्थान पहले पढ़ लेते हैं। राज्य की बात की ना, राजस्थान में सारदिक गौवंश यानी गाय की जो ब्रीड्स है वो उदयपुर और बीकानेर में है। सबसे ज़्यादा गाय राजस्थान में कहाँ होती है? उदयपुर और बीकानेर में, और सबसे कम धौलपुर में। धौलपुर में लगभग सारे जानवर कम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे इन्होंने वो दे रखे हैं, जैसे गिर, थारपारकर, नागौर, राठी, ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट मैंने ये लगाया इसलिए है क्योंकि मेरे पास जो बुक है जिससे मैं आपका कंटेंट रेडी करता हूँ, उसमें से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है ताकि ये आपके काम आए। और इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ज़रूर लेना कौन सी, जैसे ये गिर जो है या गियर जो हमने पढ़ी थी, जो ये देसी किस्म की गाय थी, ये अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, चित्तौड़, बूंदी में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो जर्सी पढ़ी थी, जर्सी मध्य और पूर्वी यानी मिडल और पूर्वी, जो हमारा पूर्वीय ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलती है। ये स्लाइड अगर नहीं पढ़े तो अच्छा रहेगा। और राजस्थान का गायों के मामले में पूरे देश में 5वां स्थान है। राजस्थान के गायों के मामले में 5वां स्थान है। इस लाइन को मत पढ़ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, ठीक है। इनको पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। एक एक करके क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ इनको, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, और ये ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। इसमें बस आपको कुछ कुछ चीज़ें याद करनी है, ठीक है। पूछ सकता है एक आध क्वेश्चन अगर पूछने को होगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैंने लगा दिया है, ठीक है। तबीयत आज थोड़ी ख़राब है।
भैंस पालना, बफेलो रेयरिंग। इसके अलावा बैल के बारे में बता दूं, जो बैल होती है, बुल होती है, ऑक्स होता है, उनका यूज़ खेती में किया जाता है। इनसे इससे ज़्यादा इनका कोई काम नहीं होता। खेती में या माल ढोने में इनका यूज़ किया जाता है, और एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए भी गाँव वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके अलावा नथिंग एल्स। भैंस और गाय, भैंस गाय से ज़्यादा दूध देती है, आपको पता ही होगा। और भैंस का जो दूध होता है वो गाय से, मतलब भैंस जो दूध देती है वो गाय से ज़्यादा देती है। इनकी प्रोडक्टिविटी दूध की ज़्यादा होती है। भारत में भी इनकी बहुत सारी नस्लें हैं। भैंस गाय से भी ज़्यादा दूध देती है। इनके चमड़े से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है, इसीलिए तुम देखते हो भैंसों और गाय को काट दिया जाता है इनके चमड़ों से बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। भारत में भैंस की नस्लें मुर्रा, मेहतास, सूतरी, जाफराबादी, रावी, भादवारी, ये कुछ नस्लें हैं। इनमें से कुछ याद कर सकते हो। देखो, आपको थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ याद करके जाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप पूरा याद भी नहीं कर पाओगे तो आपको एक बार 2-3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी रफ आइडिया लेने के लिए। ये मत सोचना कि वीडियो लंबी जा रही है, ये वो। देखो, आपका फ़ायदा है, जितना आप देखोगे उतना आप सीखोगे। 10 जगह बुक पढ़ोगे, बुक से भूल जाओगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, कुछ इमेज देख लोगे, तो दिमाग में वो इमेज छप जाएगी। जब रिवीजन का टाइम आएगा तो इमेज इमेज के थ्रू ही पढ़ाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए दिमाग में छप जाए, ठीक है। आहार, फूड। अब इनको क्या क्या दिया जाना चाहिए? देखो, वैसे तो हम जानते हैं गाय को चारा वगैरह दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इसको ढंग से क्या क्या दिया जाना चाहिए? क्या किस किस तरह की चीज़ें दी जानी चाहिए? तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या गाय को, और गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इनको और क्या क्या दिया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहला है, पशुओं को 2 प्रकार के आहार यानी फूड दिए जाते हैं, या फूड की ज़रूरत होती है। 2 प्रकार के फूड न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है हमारे पशुओं को। जैसे हमें पोषण की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही पशुओं को पड़ती है, ठीक है। अगर उनको नहीं देंगे तो अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें पहला है आहार। 2 प्रकार के आहार या 2 प्रकार के फूड या फीड की नीड होती है किसको? पशुओं को, हमारे। और पशुओं में गाय वगैरह को, इनमें पहला होता है आहार जो उनके स्वास्थ्य यानी हेल्थ के लिए अच्छा हो, वो फूड। और दूसरा, वह जो दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाए। देखो, हमें गाय को 2 प्रकार का, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, उन्हें 2 प्रकार का खाना देना पड़ता है, या दोनों को मिक्स करके देना पड़ता है। एक तो उनके हेल्थ के लिए अच्छा, और दूसरा उनकी दूध की प्रोडक्टिविटी यानी मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। दोनों प्रकार का खाना। पशु आहार, आप कुछ पशु आहार के बारे में पढ़ लेते हैं। एक होता है मोटा चारा, रुक्षांश, इसको रफेज कहते हैं। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, ठीक है। मोटा चारा जो होता है इसको रुक्षांश कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में रफेज कहते हैं। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। हम सुनते हैं ना एड्स वगैरह में, इनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, इसको लेने, इसमें दूध में फाइबर मिलता है, ऐसे करके जो भी एक ऐड आता है, ठीक है, ऐसे करके ऐड आते हैं टीवी पे। तो फाइबर हमारे खाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, खास करके पशुओं के लिए। हमारे तो कम, पशुओं के लिए ज़्यादा, ठीक है। फिर कॉन्सेंट्रेट्स या सांद्र। सांद्र में क्या होता है? सांद्र भी एक चारे का पशु आहार है, ध्यान रखना। सांद्र, ये मैं फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें पता है ये सारी काम की चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये ढूंढ ढूंढ के लाई हुई चीज़ें हैं, तो इनको लिख लेना, ठीक है। सांद्र प्रकार का उनको खाना मिलता है, या फिर कॉन्सेंट्रेट्स मिलता है, विच आर लो इन फाइबर। इनमें फाइबर की कमी होती है, लेकिन कंटेंट रिलेटिवली हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशन। लेकिन सांद्र में यानी कंसनट्रेट्स में इन हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिशन होते हैं, बट फाइबर इसमें कम होता है। और जो रफेज होता है इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जो फूड है, ये फूड गाय का स्पेसिफिकली फूड नहीं है, इसमें मैंने भैंस वैंस सबकी बात कर दी है, ठीक है। ज़्यादा दूध पैदा करने के लिए मौसम के हिसाब से पूरे साल ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा पशुओं को दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि हर समय हरे चारे की यानी ग्रीन ग्रास की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। इसकी वजह से हमें कुछ मिक्स करके पशुओं को खिलाना पड़ता है। अगर आप गाँव में या गाँव से रिलेटेड हो तो आप देखते होगे गाँव को वो लोग अपने बाड़ में क्या क्या खिलाते हैं, ठीक है। अब बाड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। हरे चारे की कमी के दिनों में, यानी जब हरा चारा नहीं मिलता है, तो पशुओं को साइलेज दिया जाना चाहिए। साइलेज क्या होता है? साइलेज चारा है, एक प्रकार का चारा है जो हरे पत्ते वाली फसल, ग्रीन फॉइलेज क्रॉप्स, ग्रीन फॉइलेज क्रॉप्स से बनता है साइलेज, ठीक है। और ये पशुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब जब हरा चारा नेचुरली अवेलेबल ना हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बकरी पालन, गॉट रेयरिंग। बकरी को गरीब किसानों की गाय कहते हैं, क्योंकि बकरी गाय से सस्ती होती है और इसका दूध भी बहुत स्ट्रांग होता है। जब आपको ये क्या नाम है मलेरिया वगैरह हो जाता है तो इसका दूध बहुत काम आता है हमारे बकरी का, तो लोग इसकी दूध की कीमत अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। भारत में बकरी लगभग 13.5 करोड़ है, यानी बहुत ज़्यादा है बकरी हमारे यहाँ पे। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, किसान के गरीब की गाय यानी गरीब की गाय कहा जाता है, बिकॉज ये सस्ती होती है, ठीक है। भारत में बकरियों की नस्लें,
मैं देखो मोटा मोटा निचोड़ पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि कैसे पाली जाती है, इनका आवाज़ कैसे होता है, ये सब चीज़ें आप भी पढ़ सकते हो। इनका आवाज़ कैसा होना चाहिए, कॉमन सी बात है। बकरियाँ कहाँ रहती हैं हमको पता है। बकरियाँ दो जगह रह सकती है, या तो आप इनको बाड़े में रख सकते हो, या बाड़ में, या छप्पर में, शेल्टर में रख सकते हो, या तो आप इनको खुले मैदान में छोड़ के चरा सकते हो। दो दो तरीके से कर सकते हो उनको। गाय का भी ऐसा ही सीन है, भैंस का भी ऐसा सीन है, ठीक है। तो हमें एनर्जी वहां लगानी है जहां पे हमारा प्रोडक्शन हमारे काम आए, ठीक है। लंबा बंगाली पॉशमीना, पॉशमीना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इससे शॉल बनती है, ठीक है। कच्छी, मालबारी, कश्मीरी, ये भारत की बकरियों की सबसे अच्छी नस्ल हैं। ये सबसे अच्छी नस्ल की बकरियां होती हैं भारत की, और इसमें से पॉशमीना तो सबसे अच्छी। इससे तो वो अपना पॉशमीना शॉल बनती है, बहुत महंगी होती है। लद्दाख में पॉशमीना, लेह लद्दाख में पॉशमीना, ठीक है। बकरियों को पालने की दो विधियां, दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है बकरी को बाड़े यानी फेंस में रखकर खूंटे यानी पैग से बांधना या बांध कर पालना, ठीक है। यहाँ पे ये पैग वो पीने वाला पैग नहीं है, ठीक है। और दूसरा है बकरी को खुले क्षेत्र में झुंड में पालना, यानी खुले क्षेत्र में जब हम बकरियों को चलाते हैं तो उस तरीके से पालना होता है, ठीक है। तो बकरियों को पालने के दो तरीके हैं, इसी तरीके से गाय को पालने के दो तरीके हैं, बैल को पालने के, भैंस को पालने के। डजन इसमें ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, अलग चीज़ नहीं है, सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने गाय की नस्लें दिखाई थी, वैसे बकरी की देखो। बकरियों के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है पूरे देश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बकरियां राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर में पाई जाती है, और सबसे कम धौलपुर में गाय भी पाई जाती है, और सबसे कम धौलपुर में बकरियां भी पाई जाती है। और बकरी की बहुत सारी जो नस्ल है, जैसे बारबरी, ये अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, इन सब जगह देखने को मिलती है, ठीक है। और सरोही, ये सरोहा, जलौर, उदयपुर, अजमेर में देखने को मिलती है। इस तरीके से पूरा है सिस्टम। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर सकता हूँ तो जूम कर दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी एक एक नस्ल के बारे में डिस्कस करूंगा। देखो ये है राज्यों के नाम, और ये है बकरियों की नस्ल। इसको इतना मत पढ़ना, इसमें बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है ऊपर की। राजस्थान देश में प्रथम स्थान है किसके लिए, बकरी पालन के लिए। ऊँट पालन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऊँट वहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। और उसके पालन में भी इसका बहुत अहम स्थान है। इसके अलावा जो मैंने ऊँट भी बताया था, ऊँट जो है भारत का जो जो राजस्थान का पशु है, पालतू पशु है, राज्य पशु, स्टेट एनिमल है। और इसको स्टेट एनिमल का दर्जा कब मिला था क्या आप जानते हो? इसको स्टेट एनिमल का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। इसको पालतू श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया था, ठीक है। राज्य पशु घोषित किया गया था 19 सितंबर 2014 को। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश में पशु गणना होती है, यानी एनिमल्स की काउंटिंग होती है। जैसे जनगणना होती है, वैसे पशु गणना। पहली देश की पशु गणना जो हुई थी वो 1919 से 1920 के बीच में हुई थी, और तब से हर 5-5 साल में पशु गणना होती रहती है। और उस पशु गणना यानी एनिमल सेंसस के हिसाब से हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मवेशी यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बीच बीच में मेरे को याद आ जाती है, क्योंकि कभी कभी स्लाइड में डालना भूल जाता हूँ। बहुत सारा कंटेंट होता है ना, तो उसमें से छाट के निकालना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। बट फिर भी अपन को देना है और आपको पढ़ना है, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखो, पशुओं के बहुत सारे रोग होते हैं, और उन रोगों के नाम जरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। ये देखो, बहुत सारे पशुओं को बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे पशु माता, रैंड पेस्ट इसे कहते हैं, लगभग सभी पशुओं को होता है, ठीक है। खुरपाक, मुंहपाक यानी मुंह पक जाता है इसमें, एफएमडी ये गाय और बैल को होता है। शीप पॉक्स, ये पॉक्स शीप पॉक्स भैंस, बकरी और भेड़ को होता है। ब्लू टंग भेड़ को होता है। गॉट पॉक्स बकरी को होगा, जाहिर सी बात है। स्वाइन फीवर सुअर को होता है। कैनाइप डिस्टेम्पर ये स्वान को होता है। और ऐसे ही ये मेन ये वो रोग हैं जो हमारे विषाणु यानी वायरस से फैलने वाले रोग हैं। इनके ऊपर के टाइटल जरूर पढ़ना। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग फैलते हैं? लंगड़ा बुखार फैलता है, सभी पशुओं को हो सकता है ये। प्लीहा ज्वार, प्लीहा फीवर भी होता है जो सभी पशुओं को हो सकता है। क्षय रोग ये सारे पशुओं को हो सकता है। टिटनेस, टिटनेस भी सारे एनिमल्स को हो सकता है जो हमारे पालतू पशु है। जोनस रोग ये सारे पक्षियों को। फडकिया यानी एंट्रोटॉक्सेमिया ये भेड़ को होता है। और ग्लैंडर्स ये अश्व यानी घोड़े को हो सकता है। और थनेला ये सभी दुधारू पशु यानी सभी दूध देने वाले, मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले पशुओं को हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे प्रोटोजोआ होता है, इनसे भी बहुत प्रकार के रोग होते हैं।
ये सारे रोगों के नाम लिखे हैं। सर्रा ये ऊँटों को होता है। फैली योली फैली योलियोसिस, कैसे कैसे नाम है पर फिर भी याद करने पड़ेंगे। फैलियोसिलोसिस ये सभी पशुओं को होता है। बेबीसियोसिस ये गाय और भैंस को होता है। थिएरिएसिस ये गाय और भैंस को होता है। एनप्लाज्मोसिस ये गाय भैंस को होता है। फाइलेरिएसिस ये गाय भैंस को होता है। ये एसिस एसिस वाले सारे नाम है, एसिस से मिलते जुलते। ये बेसिकली बीमारी है, ये इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कुछ बैक्टीरिया से होती है, कुछ विषाणु यानी वायरस से होती है और कुछ प्रोटोजोआ से होती है। अब इनका इलाज क्या है? इनको टीके लगाए जाते हैं पशुओं को अलग अलग तरह के। ये टीकों के नाम है, ये सारे टीकों के नाम याद कर लेना। मेन टीकों के नाम है, यानी मेन वैक्सीन्स के नाम है जो पशुओं को लगाई जाती है। ये आरपी टिश्यू, ये पोलो वैक्सीन, एंथ्रोक्स स्पोर वैक्सीन, HSIL और एडजुवेंट वैक्सीन, BCG वैक्सीन। ये मेन वैक्सीन है जो पशुओं को लगाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी में से एक आध वैक्सीन का नाम भी याद रख लेना। वैसे इतना डीप में पूछेगा नहीं, बट नॉलेज के लिए तो सब बढ़िया है, ठीक है। मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग यानी कुट पालन भी कहते हैं इसको। ये आपकी 9th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है साइंस का, उसमें भी ये टॉपिक दिया हुआ है और बेसिकली वहाँ से कंटेंट भी बनाया मैंने क्योंकि वहाँ पे अच्छा कंटेंट था, ठीक है। दुनिया में 3 सबसे बड़े अंडा उत्पादक देश यानी एग प्रोडक्शन वाले सबसे हाई रीच देश है जो है चीन, अमेरिका और भारत। भारत में बहुत अंडे वगैरह का उत्पादन होता है। भारत में दुनिया की कुल मुर्गियों का लगभग 3% है, बहुत बड़ी बात है। 3% है भारत में कुल मुर्गियों का। मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस यानी वाइट मीट भी कहते हैं, मुर्गी के जो मीट को, ठीक है। मुर्गी की नस्लें, अब भारत में मुर्गी की अलग अलग प्रकार की नस्लें होती हैं। मैं बिफोर इसको चीज़ को स्टार्ट करूं, मैं एक चीज़ क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? देखो, हमारे देश में अलग अलग प्रकार की गाय होती है, तो हमें एक अच्छा प्रोडक्शन चाहिए होता है। मैंने गाय वाले चैप्टर में पढ़ाया था इससे पहले कि गाय जो होती है अगर विदेशी नस्ल की होती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दूध देती है, और अगर देसी नस्ल की होती है तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी होती है। तो उनका क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है, यानी दोनों अलग अलग ब्रीडिंग को एक साथ मिलवा दिया जाता है, उनका संभोग करा दिया जाता है या उनकी फर्स्ट नाइट करवा दी जाती है। जिसके बाद क्या होता है कि एक ऐसी ब्रीड बनती है जिसके अंदर ज़्यादा दूध देने की और इम्यूनिटी ज़्यादा होने की क्षमता दोनों होती है। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा होता है। कभी कभी हमें अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग करवानी पड़ती है, ठीक है। मुर्गी की नस्ल, अंडे के लिए लेयर मुर्गी को पाला जाता है और मांस के लिए ब्रोलर मुर्गी को पाला जाता है। इसको ब्रॉयलर भी कहते हैं और ब्रोलर भी कहते हैं। तो याद रहे, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडे के लिए किस मुर्गी को पाला जाता है, तो वो लेयर मुर्गी को, और मीट के लिए ब्रोलर मुर्गी को, ठीक है। इसको याद रख लेना। अब आहार, इनको फूड क्या दिया जाता है? इनको पीला मक्का, मूंगफली, चावल, संगमरमर के कंकड़, मछली का चूरा ETC दिया जाता है। इसके अलावा मुर्गियों को खाने में रिबोमिक्स भी मिलते हैं। मुर्गियों के खाने में रिबोमिक्स भी मिलते हैं, यानी इनको रिबोमिक्स भी दिया जाता है। ये जो स्पेसिफिक वर्ड देता हूँ ना मैं बीच बीच में, इनको याद रख लिया करो, ठीक है। मुर्गी की देसी नस्ल, इंडिजीनियस जो है हमारी, मतलब देसी इंडिया की नस्लें हैं, वो देसी नस्लों में खासतौर पर मांस के लिए पाला जाता है। यानी जो हमारी देसी नस्ल होती है मुर्गियों की, इनको हम खास तौर पर सिर्फ मांस के लिए पालते हैं, मीट के लिए पालते हैं। और जो विदेशी नस्ल होती है वो अंडे बहुत ज़्यादा देती है, इसलिए इनको अंडे के लिए पालते हैं, ठीक है। लाल जंगली मुर्गी, इसके लाल लाल होता है, लेकिन थोड़ी जंगली मुर्गी आपने देखी होगी अपने आसपास। असील, चटगांव, कड़कनाथ और घोगस, ठीक है, ये हमारी देसी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, ठीक है। और विदेशी नस्ल की मुर्गियाँ यानी एक्जॉटिक जो है, एक्जॉटिक मुर्गियाँ जो है हमारी, वह है रोड आइलैंड रेड और प्लाईमाउथ रॉक और लैंडहॉर्न और कॉर्निश। लैंडहॉर्न का क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है इससे, लाल जंगली मुर्गी से। सॉरी, इसमें क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती, मैंने मिक्स कर दिया, आई एम सॉरी, ठीक है। व्हाइट लाइन हॉर्क सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है। ये एक साल में 200 से 250 अंडे देती है, ठीक है। व्हाइट लाइन हॉर्न सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है, एक साल में 200 से 250, ठीक है। ये इस तरीके की दिखती है व्हाइट लाइन हॉर्न, ठीक है। इसके बाद फॉर मीट, मांस के लिए कॉर्निश, न्यू हैम्पशायर और प्लाईमाउथ रॉक सबसे बेस्ट होती है। विदेशी नस्ल में सबसे ज़्यादा अच्छा मीट कॉर्निश, न्यू हैम्पशायर और प्लाईमाउथ रॉक से मिलता है हमें, ठीक है।
नई नस्ल पाने के लिए, अच्छा हाँ इसमें भी क्रॉस ब्रीडिंग होती है, ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आजकल थोड़ा तबीयत खराब है ना तो दिमाग चल नहीं रहा। तो नई नस्ल पाने के लिए एसिल जो देसी नस्ल की मुर्गी होती है और लेग हॉर्न विदेशी नस्ल की मुर्गी का संस्करण यानी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, जिससे एक नई नस्ल मिलती है जो ज़्यादा अच्छा अंडे देती है और उनसे अच्छा मांस भी मिलता है। ठीक है, इसमें भी क्रॉस ब्रीडिंग होती है, याद रखेंगे। ठीक है, मुर्गियों के मुख्य रोग, इनको कुछ डिजीज भी होती है और उनका इलाज भी मैंने यहाँ बताया। ये क्वेश्चन, ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। रानीखेत यानी न्यूकैसल डिजीज, न्यूकैसल डिजीज कह लो या हिंदी में रानीखेत, इसका उपचार क्या है? इसका ट्रीटमेंट है FIR-DD का टीका लगाया जाता है, यानी वैक्सीन लगाई जाती है किसकी? FIR-DD। और खूनी दस्त यानी कॉक्सीडियोसिस, कॉक्सीडियोसिस होता है जब मुर्गे और मुर्गियों को खूनी दस्त होना शुरू हो जाते हैं, यानी खून निकलता है उनके दस्त में, तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है, बाइफुरान की गोली दी जाती है, बाइफुरान की गोली दी जाती है, बाइफुरान की गोली दी जाती है। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, चाहे आपने पूरी वीडियो में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इसका जरूर लेना। ठीक है, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, एपीकल्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मधुमक्खी पालन किया जाता है, एक तो मधुमक्खी नेचुरली अपना शहद बनाती है, लेकिन हमें जब उनके शहद की जरूरत पड़ती है तो हम मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं। ठीक है, उनके लिए एक आर्टिफिशियल छत्ता बनाने की कोशिश करते हैं और उस आर्टिफिशियल छत्ते में वैक्स वगैरह होती है जिसमें वो फील फ्री करती है, उनका आसपास के सराउंडिंग को फूल पत्तियों से भर दिया जाता है, जिससे वहाँ के नेचर में वो रहती हैं और अपना शहद बनाने का काम करती है। मधुमक्खी की भी बहुत सारी ब्रीड होती है, लेकिन जो अच्छा उत्पादन करती है शहद का यानी हनी का, वो विदेशी नस्ल की ही मधुमक्खी होती है। देसी नस्ल की हमारे यहाँ पे ऐसी कोई मधुमक्खी नहीं है जो अच्छा उत्पादन करे इतना अच्छा। ठीक है, भारत में मधुमक्खी पालन मेनली उत्तराखंड शिमला में किया जाता है, बिहार वगैरह में भी किया जाता है। और अगर आपने EVS में पढ़ा होगा तो अपना ये जो लीची के पौधे हैं इनको बहुत पसंद होते हैं और अक्टूबर में अंडे वगैरह देती है। रानी जो मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है और सिपाही मधुमक्खी काम करते घोंसला वगैरह बनाने का। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन किया जाता है। राजस्थान का जो भरतपुर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पाली जाती है, ध्यान रहे। मधुमक्खी फूलों से मरकंद या और पराग, पॉलेन और मैरिक्यूरल, मरकंद और पराग लेती है किससे? फूलों से। पूछ सकता है फूलों से मधुमक्खी क्या लेती है, तो मरकंद और पराग। ठीक है, मधुमक्खी की नस्लें, अब कुछ देसी और कुछ विदेशी नस्लों को पढ़ लें। विदेशी नस्ल में एक इटली की तरफ से नस्ल है जो सबसे अच्छा प्रोडक्शन करती है बीस का, यानी सॉरी हनी का। और ये जो इटली की तरफ की जो मधुमक्खी है सबसे कम डंक मारती है और सबसे हाई लेवल पर हनी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, देसी किस्म में होती है एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा और एपिस फ्लोरी या लिटिल बीबी इसको कहते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट विदेशी मधुमक्खी, सबसे बेस्ट विदेशी मधुमक्खी जो होती है वो एक ही है, एपिस मेलिफेरा। ये इटली यानी यूरोपीय मूल की है और ये बहुत बढ़िया शहद निकालती है और डंक भी बहुत कम मारती है। और जो अपनी ये है ना एपिस फ्लोरी, ये सबसे भयंकर डंक मारती है। ठीक है, इनको देखा भी होगा आपने अपने घर के आसपास। मधुमक्खी के छत्ते मोम वैक्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, शहद के साथ साथ वैक्स के भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं और इससे पॉलिश वगैरह बनती है। तो मधुमक्खी जो इसका जो कल्चर होता है एपीकल्चर, ये बहुत फायदेमंद होता है। इससे शहद तो मिलती है, साथ साथ वैक्स भी मिलती है और वैक्स भी बहुत जगह काम आती है। और ये वैक्स का प्रोडक्शन और हनी का प्रोडक्शन दोनों मधुमक्खी द्वारा यानी हनी बीज द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी के कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पालन के लिए कृत्रिम छत्ते की आवश्यकता होती है, यानी आर्टिफिशियल छत्ते की जरूरत पड़ती है हमें। और जो कृत्रिम छत्ते होते हैं इनके वो बड़े उनमें छत्ते में बड़े अंडकक्ष यानी ब्रूड चेम्बर होते हैं। जो देखो अंडे देने के लिए उनके लिए ब्रूड चेम्बर बनाए जाते हैं, यानी बड़े अंडकक्ष बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल। एक तो होता है नेचुरल जो मधुमक्खी खुद बनाती है, लेकिन हम एपीकल्चर कर रहे हैं, जब हम खुद पाल रहे हैं तो हमें खुद बनाना पड़ता है। तो वो क्या होता है, बड़े अंडकक्ष यानी ब्रूड चेम्बर कहते हैं इसे, जो मोम की परत वाली धातु और प्लास्टिक की प्लेट होती है। इसको आपने देखा है मूवीज वगैरह में और डिस्कवरी में देखा होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा, ये इस तरीके की दिखाई देती है। ये होता है ब्रूड चेम्बर। इसमें एक मिनट कहाँ गया, हाँ इसमें जो होता है वो होल होता है बहुत सारे, जैसे मधुमक्खी चाहती है ना वैसे ही होल होते हैं और ये मधुमक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मधुमक्खी होती है वो अपना शहद बनाना शुरू करती है। एक बार शहद बनाने के बाद जब शहद बन जाता है तो इसमें से शहद को निकाल लिया जाता है, उनकी टेक्निक होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, उससे निकाल लिया जाता है।
और ये एपीकल्चर जो होता है वो थोड़ा जोखिम भरा काम भी होता है, लेकिन इससे प्रोडक्शन करने के बाद बहुत ही माल ही माल आता है, मतलब पैसा ही पैसा आता है। तो ये आर्टिफिशियल जो ब्रूड चेम्बर होता है, इसमें जाकर मधुमक्खियाँ अपने शहद बनाती है। देख लो ब्रूड चेम्बर, देख लो ढंग से। वैसे आपने इसको देखा ही होगा, इमेज तो मैं लगा ही देता हूँ, बट आप इसको देखते ही हो, ठीक है। ये है ब्रूड चेम्बर है, अंदर अंदर है छोटे छोटे। यहाँ पे हनी इन्होंने बना दिया है, देख लो, येलो येलो, ठीक है। इसके बाद आता है मछली पालन, पिसीस कल्चर। जो पिसीस कल्चर होता है, पिसी कल्चर होता है, वो मधुमक्खी या सॉरी मछली पालन होता है। मछली की भी बहुत सारी ब्रीड होती है और मछलियों का पालन दो जगह किया जा सकता है। देखो मछलियों की प्राप्ति यानी मछलियों को कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, एक तो समुद्र से शिकार करके ले सकते हैं, और एक हम उसको पाल कर ले सकते हैं, यानी उसको पाल सकते हैं, ठीक है। अब मछली को दो तरह के पानी में पाला जा सकता है, एक समुद्री जल में जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन कम होती है, और एक साफ पानी है, मीठे पानी, फ्रेश वाटर में भी इनको पाला जा सकता है। लेकिन जब समुद्री जल यानी मरीन वाटर जो होता है, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सचर जहाँ पे इकट्ठा होता है, जब दोनों नदियाँ एक नदी और समुद्र एक जगह मिलते हैं, तो वहाँ पे जो पानी होता है वहाँ पे सबसे अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता है मछलियों का, ठीक है। हमारे खाने में मछली प्रोटीन का सबसे बेहतर स्रोत होती है, सबसे बेहतर सोर्स होती है। मछली पालन एक जलीय खेती यानी एक्वेटिक फार्मिंग है। और आपको बता दूं, जो धान की खेती होती है, धान की खेती के साथ भी मछली पालन किया जाता है ग्राउंड लेवल पर। और मछली पालन धान की खेती के साथ करना बहुत फायदेमंद होता है। जो खरपतवार होती है, मछलियाँ उन खरपतवार को खा जाती है, और जो मछलियाँ होती हैं वो धान की खेती को बहुत अच्छा फायदा पहुंचाती है। धान यानी चावल की खेती, ठीक है। समुद्री संवर्धन यानी मरीन कल्चर, यानी समुद्र में मछलियों का पालन, ठीक है। पॉपुलर मरीन फिशेस कौन सी है? पॉम्फ्रेट, मेलकॉर्न, टूना, सारडाइन और बॉम्बे डक। ये इंपॉर्टेंट जो समुद्री मरीन कल्चर की जो फिशेज हैं पॉपुलर, ये वो हैं। अब आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियां जो आर्थिक महत्व वाली, जिनसे इकोनॉमिकली बहुत पैसा आता है, ये कौन सी वो मछलियां हैं? ये मछलियां हैं मुलेट, भेटकी, पॉल स्टॉप यानी पंखयुक्त मछली, और झींगा। झींगा का नाम सबने सुना है, झींगा कोई मछली सुनी ना हो, झींगा मछली सुनी है। ये बहुत बिकती है, इसलिए आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली रूप से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और एक है ऑयस्टर। ऑयस्टर समुद्र से मोती वगैरह लाने का काम करती है। इसका शिकार करते हैं तो इनके मुंह में मोती वगैरह फंस जाता है, तो इनसे मोती निकाला जाता है, तो ये मोती वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑयस्टर, ठीक है। इसके अलावा इनलैंड फिशरीज यानी अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। अंतःस्थलीय मत्स्यिकी का मतलब होता है फ्रेश वाटर पर जब आप मछली का पालन करते हैं, यानी मछली को पालते हैं। इनमें से मीठे जल में यानी फ्रेश वाटर में मछली पालन के लिए मछलियाँ जो इंपॉर्टेंट होती है वो है देसी नस्ल की कटला, रोहू यानी रेडियो और रेडियो वाओ, मृगल। और विदेशी नस्ल की मछलियाँ सिल्वर कर्प, कॉमन कर्प और ग्रास कर्प। ये कर्प नाम से याद रख लेना, ये विदेशी नस्ल की मछलियाँ हैं। और देसी नस्ल की मछलियाँ हैं कटला, रोहू यानी रेडियो और मृगल। ये शायद हमारी, हाँ ये लास्ट स्लाइड थी। तो आप इसके बाद आपका पूरा पशुपालन खत्म हो गया। पशुपालन को मैंने अलग से जानबूझ के पढ़ाया था क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा थी, और हर टाइम की तरह इस बार भी हमारी तबीयत पहले से थोड़ी ख़राब, और गला भयंकर वाला ख़राब, और खांसी खूब ज़्यादा। खैर ये तो मेरा नेचर है, जब भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने लग जाता हूँ तो प्रकृति को पसंद नहीं आता और मैं बीमार पड़ जाता हूँ। तो इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखना, और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मैं मतलब उसके क्या मतलब तबीयत ख़राब होने के बाद भी आपको कंटेंट देता रहूँ। इतनी रात में दे रहा हूँ, इसका भी यही रीज़न है कि पूरे दिन पड़ा हुआ था बेड पे। तो ये वीडियो को देखने के धन्यवाद। बार बार लाइन क्यों बोल रहे वाली, खैर आज के लिए इतना ही था, जो भी था काफ़ी है। बने रहिए मिशन केवीज के साथ, और बस मज़े करिए, तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की, मौज लीजिए।